गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पिछले वीक में हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये डिजाइनिंग के क्वेश्चन से बहुत लंबे लंबे होते हैं। जो प्रिलिमिनरी डायमेंशंस हमारी आई थी वो हमने यहाँ पर आपको शो कर दिया है। पता ही चल रहा होगा जो टोटल बेस का ना विड्थ है वो 2.6 है, जो उसका थिकनेस है वो 0.5 मीटर है, जो हील का जो ये डिस्टेंस है विड्थ है वो 1.6 है। लेंथ को हर समय हम लोग 1 मीटर ही मानते हैं। इसी तरह ये जो टो है वो 0.85 है। जो स्टेम है उसका ऊपर जो है वो 0.15 मीटर है और नीचे जो है वो 0.35 है। स्टेम का हाइट जो है वो 4.7 है और टोटल हाइट जो है वो 5.2 मीटर है। हमने वेट कैलकुलेट कर लिए थे और उनके करस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिए थे। ओवरटर्निंग फोर्स जो आया था वो था 81.12 किलो न्यूटन और ओवरटर्निंग मोमेंट जो आया था वो था 140.61 किलो न्यूटन मीटर। रीस्टोरिंग फोर्सेस में वेट ऑफ बैकफिल जो था वो था 135.36 किलो न्यूटन और उसकी वजह से जो मोमेंट था वो था 270.72 किलो न्यूटन मीटर। वेट ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन था 17.625 किलो न्यूटन और जो बेंडिंग मोमेंट था इसकी वजह से वो है 19.828। वेट ऑफ बेस स्लैब जो था वो था 35 किलो न्यूटन और इसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट था टो के अबाउट वो था 49। जो वेट ऑफ ट्रायंगुलर पोर्शन था वो था 11.75, लेकिन इसका बेंडिंग मोमेंट गलत था। ठीक है, उस समय मैं बोल ही रही थी और कट गया था। तो अब इसका देख लेते हैं। जो इसका वेट है वो तो सही था 11.75, लेकिन उसका एक्टिंग पॉइंट, तो देखिए ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का जो वेट एक्ट करेगा वो इसके इधर बेस साइड से, अगर ये h है तो h/3 पे एक्ट करेगा। मतलब इधर से अगर ये डिस्टेंस लेंगे तो 2h/3 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू हो जाएगी क्या 2.85 प्लस प्लस 2/3 ऑफ ब्रैकेट के अंदर 0.35 माइनस 0.15 मतलब 0.2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.983 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 11.75 मल्टीप्लाइड बाई 0.983 तो वैल्यू आ जाएगी, मोमेंट जो आ जाएगा वो आएगा 11.554। इतना सॉरी इतना तक उस दिन हो चुका था। अब हमें जो आगे काम है वो वैल्यूज हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि ओवरटर्निंग फोर्स जो था जिसको हम लोग कैपिटल F नोट से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ओवरटर्निंग फोर्स जो था वो कितना है 81.12 किलो न्यूटन। और इसी तरह ओवरटर्निंग मोमेंट का समेशन, तो सिग्मा ऑफ m नॉट इक्वल टू है 140.61 किलो न्यूटन मीटर। और इसी तरह जो रीस्टोरिंग फोर्सेस हैं इसको हम लोग कैपिटल W से इंडिकेट कर रहे हैं। समेशन ऑफ कैपिटल W इक्वल टू 199.735 और ये आया कैसे, वेट ऑफ बैकफिल प्लस वेट ऑफ स्टेम प्लस वेट ऑफ बेस स्लैब, तीनों को हमने प्लस कर दिया तो ये वैल्यू मिल गई। और ये सभी डाउनवर्ड एक्ट करेंगे तो ये W जो है वो टोटल डाउनवर्ड होगा। इसी W की वजह से जो मोमेंट होगा वो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेजिस्टिंग मोमेंट से, तो इक्वल टू हो जाएगा क्या 351.1। और ये आया कैसे, ये जो लोडिंग थी ना, जैसे ये हमने मोमेंट भी कैलकुलेट किया, जैसे ये जो बैकफिल है, बैकफिल की वजह से मोमेंट प्लस स्टेम की वजह से मोमेंट प्लस स्टेम के ट्रायंगुलर पोर्शन की वजह से मोमेंट प्लस बेस स्लैब की वजह से मोमेंट। तो ये सभी वैल्यूज जो है वो हमने नोट कर ली हैं। तो अब जहां जहां पे समेशन लिखना है वहां पे हम लोग लिख देते हैं समेशन ऑफ m नॉट, समेशन ऑफ w एंड समेशन ऑफ रेजिस्टिंग फोर्सेस, रेजिस्टिंग मोमेंट सॉरी। तो अब क्या है, हमें ये वैल्यूज पता चल गई और यही हमारे काम की वैल्यूज है। जो टेबल से जो वैल्यू हमें मिली थी फाइनली वो ये है।
अब हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी चेकिंग है हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, वो है स्टेबिलिटी चेकिंग। अब स्टेबिलिटी चेकिंग में हमें ओवरटर्निंग, कई बहुत सारे स्टेबिलिटी की चेकिंग होते हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो है ओवरटर्निंग के लिए स्टेबिलिटी एनालिसिस हम लोग करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते क्या है, हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग इक्वल टू, वैसे तो ये जो है रेशियो होता है रेजिस्टिंग मोमेंट और ओवरटर्निंग मोमेंट का, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि आप ना कोड का, आईएस कोड का पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 पे देखिए, तो उसमें ये चीज मेंशन है कि क्योंकि जो मोमेंट रेजिस्टिंग मोमेंट है वो भले ही 100% एक्ट करते हैं, लेकिन सेफ्टी पर्पज से हम लोग क्या मानते हैं कि वो पूरा 100% एक्ट नहीं कर रहा है, वो 90% एक्ट कर रहा है। तो जब 90% एक्ट कर रहा है तो टोटल मोमेंट रेजिस्टेंस का हम लोग सिर्फ 90% ही लेते हैं, और हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या हो जाता है, 0.9 multiplied by moment of resistance divide by overturning moment, ठीक है। अभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू अगेंस्ट ओवरटर्निंग हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और वो है क्या कि हम लोग ये मानते नहीं, ये कोड में मेंशन है कि जो रेजिस्टिंग मोमेंट है वो सिर्फ 90% ही एक्ट करेंगे, तो 0.9 टाइम्स ऑफ रेजिस्टिंग मोमेंट डिवाइड बाय ओवरटर्निंग मोमेंट को पूरा लेते हैं। अब अगर इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू जो है वो 1.4 से ज्यादा आता है, तो ये चीज मैंने शायद एक बार बताई भी है क्या, रूल्स में बताई, 1.4 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, हम है सेफ कंडीशन में, और हमें जो हमने प्रीलिमिनरी डायमेंशंस हमने जो ली हुई थी हम उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो था फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। सेम इसी तरह फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलरेडी बार बताया हुआ है, मुझे ध्यान आ रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग भी कैलकुलेट करते हैं। तो वो भी क्या होता है, स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग इफेक्ट कैसे स्लाइडिंग इफेक्ट आएगा कैसे, तो देखिए ये जो फोर्स ऐसे लग रहा है ना, ये इसको पुश करेगा आगे की साइड जाने के लिए, तो इसे स्लाइड करेगा, ये स्लाइडिंग के लिए, तो हमें स्लाइडिंग के लिए चेक करना पड़ता है। तो स्लाइडिंग के लिए क्या हो जाएगा, अगेन वही रूल है कि टोटल नहीं एक्ट करता हुआ मानते हैं हम लोग, 90% मानते हैं, 90% जो है वो रेजिस्टिंग फोर्सेस डिवाइड बाई हमारा जो ये जो बढ़ाता है इसको, स्टेबिलिटी को जो फोर्सेस बढ़ाते हैं, और यहाँ पर स्टेबिलिटी को जो फोर्सेस बढ़ा रहे हैं वो कौन से हैं, ये सिग्मा डब्ल्यू है, स्टेबिलिटी के फोर्सेस को जो बढ़ा रहे हैं वो है सॉरी स्लाइडिंग फोर्सेस है, स्लाइडिंग फोर्सेस, और स्लाइडिंग फोर्सेस है कौन सा, ये देखिए ये लिखा भी हुआ है, ये है, ये ओवरटर्निंग फोर्सेस यानी स्लाइडिंग फोर्सेस है। तो स्लाइडिंग ओवरटर्निंग हमेशा होती है मोमेंट की वजह से, स्लाइडिंग होता है हमेशा फोर्स की वजह से। तो ये जो है ये है स्लाइडिंग फोर्सेस, यानी ये जो एफ एस है यहाँ पर हमने एफ नॉट के फॉर्म में लिख रखा है। तो ये पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग कैलकुलेट करते हैं, और फिर अगर इसकी वैल्यू 1.4 से ज्यादा आती है या उसके बराबर आती है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग सेफ कंडीशन में हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें शेयर की प्रोवाइड करनी पड़ती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग के लिए हम लोग ना उसको प्रीलिमिनरी डायमेंशंस को चेंज नहीं करते हैं, अगर बहुत ज्यादा डेविएशन है तो फिर हम लोग चेंज करेंगे, अदरवाइज माइनर डेविएशन है तो फिर हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम
शेयर की से भी हो जाता है। लेकिन अगर ओवरटर्निंग में ये वैल्यू 1.4 से कम आ जाती है तो फिर हमें प्रीलिमिनरी डायमेंशंस को मतलब फिर से चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी और भी है स्टेबिलिटी चेकिंग, ऐसा नहीं है कि यही है स्टेबिलिटी चेकिंग, ये 2 स्टेबिलिटी चेकिंग थे। इसके बाद हमें बेस प्रेशर के लिए भी चेक करना पड़ता है कि बेस प्रेशर जो है, देखिए बेस प्रेशर इसमें यूनिफॉर्म नहीं होगा। सॉरी, बेस प्रेशर जो है इसमें यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक साइड मैक्सिमम और एक साइड मिनिमम होगा। ये 2 चेकिंग, थर्ड चेकिंग के बारे में बता रही हूँ मैं। जो बेस के लिए जो चेकिंग होता है वो क्या होता है, लगातार मतलब एक यूनिफॉर्म नहीं होता, एक साइड मैक्सिमम एक साइड मिनिमम होगा। टो साइड में मैक्सिमम होगा और इधर साइड हील साइड में मिनिमम होता है। तो यहाँ पर 2 चेक अप्लाई करने पड़ते हैं कि क्या कहीं पर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम जो ना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कहीं वो सॉइल की सेफ बेयरिंग कैपेसिटी से ज्यादा तो नहीं हो गया, पहला चेक। दूसरा चेक कि जो मिनिमम बेंडिंग मोमेंट है कहीं वो निगेटिव तो नहीं हो गया। दोनों चीजें हमें चेक करनी होती है। तो इस तरह ये 4 चेक अप्लाई हो गए। ठीक है, 4 चेक के बाद हमें एक और चीज चेक करनी होती है 5th चेक के फॉर्म में, कि एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करते हैं हम, वो अभी बताएंगे प्रोसीजर कैसे होता है। एसेंट्रिसिटी जो आती है, कहीं वो एसेंट्रिसिटी b/6 रेक्टेंगुलर रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने सोम में, मिडिल थर्ड रूल जिसे बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो E है वो b/6 सेंटर से b/6 के अंदर अंदर होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमारी बेस स्लैब में टेंसाइल फोर्सेस क्रिएट होंगे और हमारा बेस स्लैब इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। तो हम लोग ये हमेशा कोशिश करते हैं कि कहीं पर भी टेंसाइल फोर्सेस ना आने पाए, इसीलिए इतने ढेर सारे चेक जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं एक एक चेक से। सबसे पहले हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग के लिए देखते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग 0.9 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टिंग मोमेंट, और रेजिस्टिंग मोमेंट जो है वो है ये, मतलब कि वैल्यू क्या हो गई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग इक्वल टू क्या हो गया 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 351.1 किलो न्यूटन डिवाइड बाई ओवरटर्निंग मोमेंट 140.61। अच्छा, इसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जो है आपको मिलेगी कितनी, 2.2। चेक कर लीजिएगा 2.2, और ये जो 2.2 वैल्यू है वो 1.4 से ज्यादा है, मतलब हम हैं सेफ कंडीशन में। मतलब जो हमारी बीम डिजाइन हुई है वो ओवरटर्निंग में फेल नहीं होगी, ये चीज हमने चेक कर लिया। तो हम लोग ना ओके कंडीशन है, सेफ कंडीशन है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग अगेन 0.9 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये है रेजिस्टिंग फोर्सेस। रेजिस्टिंग फोर्सेस जो है वही है वर्टिकल फोर्सेस, यानी ये सिग्मा डब्ल्यू जो कि क्या है 199.735 डिवाइड बाई ये स्लाइडिंग फोर्सेस। और स्लाइडिंग फोर्सेस जो है वो ये है हॉरिजॉन्टल फोर्स जो उसे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, अर्थ प्रेशर। तो 81.12 किलो न्यूटन। अभी ये वैल्यू इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 1. फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये वैल्यू इसको सॉल्व कर लीजिए जरा, तो वैल्यू आपको मिलेगी, सॉरी 1 नहीं मिलेगी, 0.99 मिलेगी। अब ये 0.99 तो ऑब्वियसली क्या है 1.4 से छोटा है, मतलब यहाँ पर हम ओके कंडीशन में नहीं है, नॉट सेफ। लेकिन अगेन वही है कि चूंकि ये स्लाइडिंग में फेल हो रहा है, इसलिए स्लाइडिंग में फेल होने से बचाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, और वो क्या है, shear की। हेंस shear की has to be provided।
provided for avoiding sliding failure. मैम इसमें 1.4 से ज्यादा आ रहा है मैम इसमें। यस मैम 2.21। एक मिनट बेटा मैं चेक कर लेती हूँ। 0.9 मल्टीप्लाइड बाई, अरे आहा एक चीज छूट गई बेटा, एक चीज छूट गई, जरा एक चीज यहाँ पर नोट करिए। ये जो वैल्यू है कहाँ गया, ये स्लाइडिंग एफ आर इक्वल टू म्यू लिख नहीं पाऊंगी मैं, म्यू लिख दूंगी। एफ आर इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं हमारे, ये वैल्यू है। एक चीज और, स्लाइडिंग 3.5 मैंने, हाँ सही तो लिखा है, सही है, सिग्मा डबल, ठीक है। ये वैल्यू आएगा, फॉर्मूला है बीच में थोड़ा सा, म्यू मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू। अब ये म्यू क्या है, देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को एक फैक्टर गिवन है, कहाँ है, ये है लास्ट में, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल एंड कंक्रीट इज एज्यूम्ड टू बी 0.45, ठीक है, और ये है म्यू का वैल्यू है 0.45। तो एफ आर इक्वल टू है, डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई करिए इसको म्यू से और वैल्यू हो जाएगी 0.45 मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू, मतलब 199.735। और अब इस एफ आर को यहाँ पर रखिए, तो फिर से कैलकुलेट करते हैं। 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 199.735 डिवाइड बाई 81.12, अब वैल्यू आ गई 0.997, ठीक है। तो ये एक चीज है जो यहाँ पर याद रखना है कि जो एफ आर है वो डायरेक्टली डब्ल्यू नहीं, म्यू टाइम्स ऑफ डब्ल्यू होता है, ठीक है। अब ठीक है ना बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेफ कंडीशन में हम लोग इसके लिए नहीं है स्लाइडिंग के लिए, तो हम लोग इसमें शियर की प्रोवाइड करेंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग में हम सेफ हैं, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग में हम सेफ नहीं है। इसके लिए हम लोग एक वो प्रोवाइड करेंगे, शियर की प्रोवाइड करेंगे, और हमें शियर की बताना पड़ेगा, शियर की है। अब देखिए शियर की क्या होता है, शियर की क्या होता है कि ये जो स्टेम का पार्ट है, इसी के जस्ट नीचे हम लोग एक ऐसा लेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसका लेंथ ये डिसाइड करता है, मतलब इसकी डेप्थ कितनी अंदर तक जाएगी, यही हमें कैलकुलेट करना होता है। अदरवाइज थिकनेस तो ऑलरेडी इसके बराबर, स्टेम के बराबर रखते हैं, तो डेप्थ कितनी देनी है ये। अभी ये शियर की कुछ इस तरह एक्ट करने लगती है जैसे कि पूरी स्लैब में एक कील लगा दी गई हो। तो जब वो कील लगा दी जाएगी तो ये क्या करेगा, स्लाइडिंग के इफेक्ट को कम करता है। जैसे देखिए स्लाइडिंग हमारा वो किस वजह से रहा है, स्लाइडिंग हमारा हो रहा है यहाँ पर जो अर्थ प्रेशर, यहाँ पर जो अर्थ प्रेशर है, ये इसकी वजह से स्लाइडिंग हो रहा है। यहाँ पर जो अर्थ प्रेशर है इसकी वजह से ऐसे ये इधर साइड क्या कर रहा है, इधर साइड ऐसे पूरा फोर्स बनके इसको स्लाइड कर रहा है, आगे की साइड धक्का दे रहा है। लेकिन जब हम इसको ऐसे बढ़ा देंगे तो होगा क्या कि ये यहाँ पर ये अर्थ का लेवल है इधर साइड, तो ये जो पार्ट होगा इस पे लगने लगेगा क्या, ये पैसिव अर्थ प्रेशर लगने लगेगा। और पैसिव अर्थ प्रेशर क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। तो इस तरह ये थोड़ा सा बैलेंस होने लगता है। ये होता है शियर की का फंडा, ठीक है। एक और चीज है जो मैंने नहीं बताई है, वो देखिए, ये शियर की तो बाद की बात है। एक और चीज है जो आप लोगों को जाननी है। जैसे देखिए इधर साइड सॉइल है, यहाँ सॉइल है ना,
एच मिनिमम हाइट तक हमने सॉइल रखा हुआ है, एच मिनिमम हाइट तक सॉइल है और उसके ऊपर एलिवेशन डिफरेंस है, लेकिन क्या इस सॉइल की वजह से भी कोई प्रेशर नहीं लगेगा? इस सॉइल की वजह से भी प्रेशर लगेगा, और वो प्रेशर का डायरेक्शन क्या होगा? उस प्रेशर का डायरेक्शन होगा ये ऐसा, और ये होगा क्या? पैसिव अर्थ प्रेशर। लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो ये जो प्रेशर लग रहा है, पैसिव अर्थ प्रेशर जो लग रहा है, जो कि टो साइड से लग रहा है, वो सॉइल की स्टेबिलिटी, सॉइल नहीं सॉरी, रिटेनिंग वॉल की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। क्योंकि रिटेनिंग वॉल की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो अगर हम इस फोर्स को निग्लेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या कि हम अपना सेफ्टी और बढ़ा रहे हैं, मतलब हम एक पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करने वाले फोर्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं और हम उसके बिना डिजाइन कर रहे हैं। इट मींस हम एक अपना सेफ्टी फैक्टर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये फोर्स लगता नहीं है। जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं एक रिटेनिंग वॉल पे, तो जितने फोर्सेस मैंने आपको पहले बताए हैं उसके साथ साथ ये आपको ये अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर वाला पार्ट भी इंक्लूड करना होगा। लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन पे आते हैं तो हम कैलकुलेशन लेते टाइम हम इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि अगेन वही कि हम अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ा रहे हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल यही करते हैं ना, जब तक अगर मान लीजिए 100 आया है तो हम 110 लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम सेफ्टी फैक्टर बढ़ा के ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं, उस समय हम लोग इन फोर्सेस को हटा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेन स्लाइडिंग में चूंकि फेल हुआ है, इसलिए हमें इसमें शेयर की भी डिजाइन करनी पड़ेगी, जो कि लास्ट में डिजाइन होगी। और इसकी डिजाइनिंग में क्या करना होता है, हमें डेप्थ इसकी स्पेसिफाई करनी होती है, इसकी थिकनेस ऑलरेडी स्पेसिफाइड होती है, ठीक है। और अभी अच्छा, जब मैं इसमें बताऊंगी रेनफोर्समेंट, तो रेनफोर्समेंट आगे तक बढ़ता चला जाता है शेयर की, ये होता है। अब हमारा नेक्स्ट चेकिंग है बेस प्रेशर के लिए। थर्ड चेकिंग जो है वो है बेस प्रेशर के लिए। तो बेस प्रेशर के लिए पहले हमें प्रेशर पता भी होना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर के लिए हम लोग चेक करना चाहते हैं तो हमें प्रेशर पता भी होना चाहिए कि कैसा प्रेशर जनरेट होगा। तो सबसे पहले ना इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा P मैक्सिमम मिनिमम इक्वल टू सिग्मा ऑफ W, जो अभी ऊपर दिख रहा है सिग्मा ऑफ W, मैं सिग्मा लगा दूंगी, 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई E डिवाइड बाई B ब्रैकेट क्लोज, इधर से ब्रैकेट स्टार्ट था, और ये ठीक है सिग्मा ऑफ W डिवाइड बाई B, सिग्मा ऑफ W डिवाइड बाई B 1 प्लस 6E बाई B। यहाँ पर 1 प्लस माइनस 6E बाई B, तो ये P जो है वो मैक्सिमम मिनिमम दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर हमें P मैक्स चाहिए तो P मैक्स इक्वल टू सिग्मा W बाई B ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 6E बाई B, और अगर हमें P मिनिमम चाहिए तो सिग्मा W बाई B 1 प्लस 1 माइनस 6E बाई B, ठीक है। तो हमें दो फॉर्मूले इस तरह लिखने हैं। सिग्मा W जो आपको दिख रहा है ये है वर्टिकल फोर्सेस, यानी ये आपके सामने है सिग्मा W, और ये सिग्मा W ही होता है, इसमें वो फैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं होता है, सिग्मा W एज इट इज रहता है। और B जो है वो है ये बेस स्लैब हमारी है ये B 2.8। अच्छा यहाँ पर भी ये B है 2.8। ये एक टर्म है E यानी एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमें चाहिए होता है। तो एसेंट्रिसिटी, अब देखिए एसेंट्रिसिटी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल क्या है, ये ऐसा समझिए, ये मान लीजिए ये बेस स्लैब है और फोर्सेस लग रहे हैं, तो टोटल वर्टिकल फोर्सेस है ये ऐसे लग रहे हैं, टोटल वर्टिकल फोर्सेस कुछ ऐसे लग रहे हैं।
देखिए कुछ फोर्सेस वर्टिकल लग रहे हैं, कुछ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल लग रहे हैं। ये अभी आप लोग देख रहे हैं कितने फोर्सेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं। तो जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो डेफिनेटली एक एंगल पे लगेगा। ये रिजल्टेंट होगा। अभी तक हमने ये रिजल्टेंट फाइंड आउट नहीं किया है, हम इसे फाइंड आउट करेंगे। ये रिजल्टेंट होगा, ये जो एक टिल्डेड फॉर्म में होगा ये रिजल्टेंट होगा। प्लस एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ये इस बेस स्लैब में एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं लगेगा, ठीक है। अगर लगता है तो मतलब एसेंट्रिसिटी 0 है, ठीक। और सेंटर से जितनी डिस्टेंस पर ये एक्ट करेगा वही डिस्टेंस होता है एसेंट्रिसिटी, और वो एसेंट्रिसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। एक चीज और यहाँ पर जानने वाली है वो ये है, मान लीजिए हम यहाँ ये सेंटर है, ये बेस का सेंटर है, ये आगे तक ये टोटल है ऐसे है, ये इधर ये है b/2, ये वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक है, ये है b/2, और ये हमने एक्टिंग पॉइंट निकाला और ये आ गया ये एसेंट्रिसिटी, ठीक है। ये इतना है, ये है एसेंट्रिसिटी, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने सारी डिस्टेंसेस जो हमने कैलकुलेट की हैं वो हमने कहाँ से कैलकुलेट की हैं, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट की है। हमने टो इंड से, हमने ये जो इंड दिख रहा है ये इस जगह से कैलकुलेट की है। तो मतलब जो भी हमारा रिजल्टेंट का जो डिस्टेंस वगैरह आएगा कैसे कैलकुलेट करना है वो हम बताएंगे। जो भी रिजल्टेंट का डिस्टेंस आएगा वो आएगा क्या, टो के इंड से आएगा। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम x बार से, ये जो डिस्टेंस आ रहा है रिजल्टेंट का एक्टिंग पॉइंट, तो डिस्टेंस x बार। तो अगर हमें एसेंट्रिसिटी चाहिए तो हम डायरेक्टली एसेंट्रिसिटी को लिख सकते हैं इस टर्म में E इक्वल टू b/2 माइनस x बार माइनस x बार। और x बार क्या है, ये है x बार, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है x बार, ठीक है। और x बार अभी कैलकुलेट करना है। तो एक चीज क्लियर है कि अगर हमें एसेंट्रिसिटी चाहिए तो हमें b पता होना है, जो हमें पता है 2.8 है, और x बार पता होना है। तो मतलब अगला हमारा जो स्टेप है वो है x बार पता करना। मैं जरा एक आप लोगों का अटेंडेंस ले लूं, फिर मैं आप लोग को ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो क्या है, हमें x बार पता करना है। x बार एक्चुअली में है क्या, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका एक्टिंग पॉइंट है। तो अगर हम x बार का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख ही लेते हैं, x बार इक्वल टू रिजल्टेंट मोमेंट एट टो इंड डिवाइड बाई resultant vertical load, ठीक है। ये x ये देखिए। तो अब जो चीजें मैंने आपको उल्टे से समझाई हैं अब वही चीज सीधे से समझिए। वो ये है कि देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट मोमेंट, टो इंड पे रिजल्टेंट मोमेंट निकालना पड़ेगा।
ये देखिए हमारे पास दो तरीके के मोमेंट हैं, एक है ओवरटर्निंग मोमेंट और एक है रेजिस्टिंग मोमेंट। डायरेक्शन देखिए, ओवरटर्निंग मोमेंट जो है वो इस रिटेनिंग वॉल को इस टो पॉइंट के अबाउट ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा, ये है हमारा ओवरटर्निंग मोमेंट। और रेजिस्टिंग मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं ऐसा इफेक्ट, ये इधर साइड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है हमारे रेजिस्टिंग मोमेंट। तो अगर हमें ये निकालना है कि रिजल्टेंट मोमेंट एट टो एंड, तो डेफिनेटली अगर देखिए अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा है तभी ये हमारा रिटेनिंग वॉल जो है वो अपनी जगह पर है। अगर ओवरटर्निंग मोमेंट ज्यादा हो गया तो ये पलट जाएगा, बल्कि ओवरटर्निंग मोमेंट इक्वल टू होने का वेट ही नहीं करते। अभी भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाला ना, तो जैसे ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.4 से कम हुआ तुरंत ओवरटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब हमें रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एम नॉट माइनस एम आर माइनस एम नॉट करते हैं। और यहाँ पर जो ये जो एम आर है वो देखिए क्या है 351.1 माइनस एम नॉट क्या हो जाएगा 140.61, दोनों को माइनस कर देंगे तो इससे हमें रिजल्टेंट का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर ही देते हैं। रिजल्टेंट मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप चाहें तो डायरेक्टली फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख लीजिए, एम आर माइनस एम नॉट। तो ये हो जाएगा क्या 351 माइनस 140.61, जो कि क्या वैल्यू देगा, जो कि वैल्यू हमें तुरंत मिलेगी, हम इधर लिख दे रहे हैं, तो वैल्यू हमें मिलेगी क्या इक्वल टू 210.49 किलोमीटर मीटर, ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारा रिजल्टेंट वर्टिकल लोड जो कि ऑलरेडी गिवन है। अब कोई अपवर्ड फोर्स तो लग नहीं रहा है, जितने भी फोर्सेस हैं वो वर्टिकल फोर्सेस ही हैं, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सिग्मा डब्ल्यू से। तो सिग्मा डब्ल्यू से है तो इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और वो कितना हो जाएगा 199.735। अब इन दोनों को रेशियो करेंगे आप तो आएगा 199.735। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा आई थिंक 1.05 इक्वल टू 1.05 मीटर। अब ये देखिए ये जो रिजल्टेंट आया, ये देखिए ये एक्स बार आया और ये एक्स बार क्या आया 1.05, ये डिस्टेंस आई 1.05, और टोटल बी जो है वो कितना है 2.8 है। 1.05 आ गया एक्स बार का वैल्यू, बी का वैल्यू हमें पता है 2.8, तो हम लोग एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एसेंट्रिसिटी डेफिनेटली बाद वाला स्टेप है, मैं ऊपर कर रही हूँ क्योंकि मैं लिखना नहीं चाहती। तो b बाई 2, तो b इक्वल टू है 2.8 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स बार मतलब 1.05। अब ये माइनस करेंगे तो वैल्यू आपको जो एसेंट्रिसिटी का मिलेगा वो क्या होगा 0.35। एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 0.35 मीटर हो गया। मतलब ये, और एक चीज और है देखिए कि एसेंट्रिसिटी पॉजिटिव आया है, इट मींस जो हमने डायरेक्शन मानी थी वही सही है। मतलब ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट हमारा टो साइड की ओर ज्यादा है। अगर हम इसको ये यहाँ से सेंटर माने तो ये टो साइड की ओर ज्यादा है, तो डेफिनेटली जो पी मैक्स होगा वो टो साइड आएगा, ठीक है। तो ई का वैल्यू हमें मिल गया, एसेंट्रिसिटी मिल गया, लेकिन अब हमें इस एसेंट्रिसिटी को चेक करना पड़ेगा मिडिल थर्ड रूल के लिए। तो हम लोग मिडिल थर्ड रूल अप्लाई करते हैं, और मिडिल थर्ड रूल के लिए हमें चेक करना है तो बी बाई 6 कैलकुलेट करना पड़ेगा। b बाई 6 कैलकुलेट करना पड़ेगा, और b बाई 6 कितना आ जाएगा b बाई 6, और b बाई 6 कितना है 2.8 डिवाइड बाई 6, और 2.8 आई थिंक 0.466 मीटर इतना आ रहा है। और एसेंट्रिसिटी जो हमारी आई थी,
एसेंट्रिसिटी जो हमारी आई थी वो थी 0.35। चूंकि ये एसेंट्रिसिटी हमारी कम है b/6 से, यानी 0.466 से b/6 से कम है, मतलब हम यहाँ भी क्या है, सेफ कंडीशन में। बी का ई का वैल्यू, एसेंट्रिसिटी का वैल्यू b/6 के अंदर ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यानी हम सेफ कंडीशन में हैं। ये भी एक चेक होता है जो हमें अप्लाई करना होता है, तो यहाँ भी हम सेफ कंडीशन में हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है पी मैक्स कैलकुलेट करना। पी मैक्स कैलकुलेट करना, पी मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा डब्ल्यू बाई बी 1 + 6e बाई बी। सिग्मा डब्ल्यू का जो वैल्यू है वो क्या है, 199.73735 डिवाइड बाई बी हो जाएगा, हम इसमें लिख ले रहे हैं 1 + 6e बाई बी। 6 मल्टीप्लाइड बाई ई का वैल्यू है 0.35, 6e बाई बी का वैल्यू है 2.8 और डिवाइड बाई हो जाएगा क्या, डिवाइड बाई हो जाएगा डिवाइड बाई हो जाएगा बाई बी है डिवाइड में, यानी 2.8। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो पी मैक्स का जो हमें वैल्यू मिलेगा वो आएगा क्या, 1.12.83 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पी मैक्स का वैल्यू ये मिला। यहाँ पर भी हमें एक चेक अप्लाई करना पड़ता है कि क्या ये पी मैक्स कहीं